भ्यो नमो नमः नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। सेकंड ग्रेड की रिवीजन क्लासेस के अंतर्गत आज हम संधि प्रकरण का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित 2 वीडियोस में रिवीजन कर चुके हैं संज्ञा प्रकरण से संबंधित। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। इससे पूर्व हम आरपीएससी के लिए सेकंड ग्रेड के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक एक टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं, तो उससे संबंधित वीडियोस भी आपको सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो आप डिटेल में पहले के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार डिटेल में व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण नामक एक प्लेलिस्ट है, जिससे कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा, संधि, प्रत्यय, समास, कारक, प्रकरण इत्यादि पढ़ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं संधि प्रकरण। संधि क्या है? अब देखिए, पहली बात यहाँ पर यह है कि ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो इसमें हम उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम रिवीजन के तरीके से इनको पढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर कुछ मुझे मुख्य लगता है या कोई अलग से कोई स्पेशल बात लगती है तो वो मैं आपको अवश्य ही यहाँ पर बताऊंगी। तो रिवीजन के रूप में आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो सेकंड ग्रेड के लिए जितना उपयोगी है, थर्ड ग्रेड के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें संस्कृत व्याकरण पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, संधि जहाँ पर पूछा जाता है, उन सभी के लिए, चाहे वो टेट की परीक्षाएं हो, राज्यों की टेट हो, सी टेट हो या नेट इत्यादि की परीक्षाएं हो, जहां पर भी संधि प्रकरण पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। छोटी सी बात पहले करते हैं कि संधि का विधायक सूत्र जो है वो है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों का अत्यधिक सामीप्य, उनकी अत्यधिक सन्निकटता संहिता कही जाती है, उसको संहिता कहा जाता है, उसकी संहिता संज्ञा होती है और इसी के आधार पर फिर संधि होती है। जहां पर वर्णों के मध्य कोई भेद ना हो, उनमें अत्यधिक सामीप्य हो, कोई व्यवधान ना हो, वहां पर वर्णों का मिल जाना संधि कहलाता है। तो वर्णानाम मेलनम संधि। संधि कितने प्रकार की है? तो संस्कृत में संधियां 3 प्रकार की मानी गई हैं। अच संधि, स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच संधि के विषय में। अच संधि क्या है? स्वर संधि क्या है? जहां पर स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर में ही विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो, वहां पर अच संधि या स्वर संधि होती है। ये जो अच या स्वर संधि है, ये 8 प्रकार की मानी गई है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो 8 प्रकार की अच संधियां स्वीकार की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यण संधि के विषय में, जिसका कि विधान करने वाला सूत्र है इको यणचि। इको यणचि सूत्र क्या कहता है? देखिए, सूत्र में ही सारी बातें छिपी हुई है। इकह यण अचि। अचि सप्तमी का पद है, जिसका तात्पर्य है कि अच के परे रहने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अगर असवर्ण अच परे रहे तो इक में क्या आता है? इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ई उ रील री। तो इनके पश्चात अगर असमान स्वर रहें, अर्थात ई के बाद उसका समान ई नहीं हो, इसके अतिरिक्त और कोई भी स्वर हो, असमान स्वर अगर परे हो, इसी प्रकार उ के साथ उ के अतिरिक्त और कोई भी स्वर आए तो वहां पर यण आदेश हो जाएगा। और यण आदेश इसी क्रम में होगा। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर हो जाएगा र और री के स्थान पर हो जाएगा ल। तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अगर परे असवर्ण अच रहें, तो असमान स्वर रहें तो चाहे छोटा ई हो या बड़ा ही ई हो, उसके स्थान पर यह हो जाएगा। ई उ के स्थान पर अगर असमान स्वर बाद में है इन सभी के, तो वह हो जाएगा। री या दीर्घ री हो तो उसके स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन्हीं उदाहरणों में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन उदाहरणों को भी आपको स्पेशली याद रखना है। जैसे सुधी प्लस उपास्यः, तो सुधी में दीर्घ ई प्लस उ,
ई के पश्चात उ आया है, असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा। तो ध में से य जब निकलेगा, ध में से जब ई निकलेगा तो ध आधा बच जाएगा, ई के स्थान पर य हो गया है, य में ये उ मिलेगा तो पद बनेगा सुद्युपास्यः। इसी प्रकार प्रति प्लस एकम, तो ई के स्थान पर य और पद बन जाएगा प्रत्येकम। इति प्लस आदयः इत्यादयः। मधु प्लस अरि मधुवरिः। तो इस प्रकार से जहां पर भी आपको य और व इस प्रकार के पद दिखाई दे और उनसे पूर्व आधा कोई वर्ण हो तो वहां पर पूरी संभावना है कि वहां पर यण संधि होगी। इसी प्रकार उ के स्थान पर मा हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, जैसे कि मधुवरी में मधु प्लस अरि, तो उ के स्थान पर व हो जाएगा, म ध आधा बचेगा, व आधा है लेकिन इसमें जब ये अ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा और मध्वरी ही इस प्रकार का पद बन जाएगा। इसी प्रकार वधू प्लस अलंकारः, यहाँ पर दीर्घ उ के साथ अ का जब मेल होता है तो दीर्घ उ के स्थान पर व आदेश होकर वद्वलंकारः पद बनता है। इसी प्रकार सु प्लस आगतम स्वागतम, तो उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा। अब देखते हैं री के स्थान पर किस तरह से होता है। तो पितृ प्लस इच्छा, यहाँ पर री के पश्चात ई है तो इस री के स्थान पर र आदेश होगा। त और र जब मिलेंगे तो त्र बनेगा और बाद का ई है, ये मिलकर इस प्रकार से पितृच्छा इस तरीके का पद बन जाएगा। इसी प्रकार मातृ प्लस उत्सवः मातृत्सवः, धात्री प्लस अंशः धात्रंशः, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। तो इस प्रकार से त्र जहां पर आपको दिखाई दे पद में वहां पर पूरी संभावना है कि यण संधि होगी। उसी प्रकार री प्लस आकृति, री के पश्चात आ आने पर री के स्थान पर ला हो जाएगा और लाकृति ही इस तरीके का पद बनेगा। इसी प्रकार री प्लस ऐश्वर्यम, तो री के स्थान पर ला और आई जब इसमें मिलेगा तो लैश्वर्यम। गमरी प्लस आदेशः, री को ल और पद बनेगा गमलादेशः। तो इस तरीके से इक के पश्चात असमान स्वर रहने पर, इक के पश्चात स्वर रहने पर इक को यण आदेश हो जाता है। दूसरा है अयादि संधि। अयादि संधि का विधान करने वाला सूत्र है एचो आय वायावह। एचो आय वायावह जैसा कि सूत्र से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एच के स्थान पर क्रमशः आय अव आय और आव आदेश हो जाता है अगर अच परे रहे तो ए के स्थान पर क्या होगा, ए के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, आई के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर होगा आव, अगर कोई भी स्वर परे रहे तो। और ए के स्थान पर आय होने के कारण ही आय आदि इसमें आदेश होते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम है अयादि संधि। इसके उदाहरण देखते हैं। हरे प्लस ए, तो ए के बाद ए है। अब इसमें समान असमान की कोई बात नहीं है, अगर ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पर आय आदेश हो ही जाएगा। तो ए, ये जो पूर्व में स्थित ए है, इसके स्थान पर आय आदेश होगा तो हराय इस तरीके से बनेगा और बाद का ए जब मिलेगा तो हरये इस तरीके का पद बन जाएगा। तो हरे प्लस ए हरये। चे प्लस अनम, ए के स्थान पर आय तो हो जाएगा चयनम। इसी प्रकार ने प्लस अनम नयनम। ओ को अव आदेश, जैसे कि भो प्लस अनम, भो के स्थान पर अव होगा तो भवनम भवनम हो जाएगा। पो प्लस अनह पवनः। पो प्लस इत्रम, तो ओ को अव होगा और बाद का ई मिलेगा तो पवित्रम इस प्रकार का पद बन जाएगा। विष्णु प्लस ए विष्णवे, ओ के स्थान पर अव और बाद में ए मिलकर अवे तो विष्णवे इस प्रकार का पद बन जाएगा। आई के स्थान पर आय आदेश कैसे होता है, जैसे नई प्लस अकह, तो आई के स्थान पर आय हो जाएगा और पद बनेगा नायकः। इसी प्रकार चई प्लस अकह चायकः। पौ प्लस अकह पावकः। नौ प्लस इकह नाविकः। तो इस तरीके से ए को आय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव, ये आदेश अयादि संधि में होते हैं।
अगली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का विधान करने वाला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। ये कहता है कि अक के पश्चात सवर्ण रहने पर, अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक में आते हैं अ, ई, उ, री और री। इन ह्रस्व स्वरों के पश्चात अगर सवर्ण आए, सवर्ण का तात्पर्य अ का सवर्ण क्या है? अ का सवर्ण अ भी है और आ भी है। तो अ के बाद या तो अ आए या आ आए। तो अक के पश्चात सवर्ण रहने पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। दोनों एक आदेश का तात्पर्य है दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर अयादि में और यण में आदेश हो रहा था, एक आदेश नहीं हो रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा था वो केवल मात्र पूर्व स्वर के स्थान पर हो रहा था। बाद का जो स्वर था, जैसे आ है, इसमें अ है, इसमें ई है, ये अपरिवर्तित रह रहे थे। इसी प्रकार यण में भी पूर्व के स्वर के स्थान पर आदेश हो रहा था, लेकिन दीर्घ संधि में दोनों स्वरों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, दीर्घ एक आदेश हो जाता है। दोनों स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बन जाते हैं। तो अ या आ के बाद अ या आ आने पर दोनों के स्थान पर आ एक आदेश हो जाता है। ई, दीर्घ ई के पश्चात ह्रस्व और दीर्घ कोई भी ई आए तो दीर्घ ई हो जाता है। उ के बाद उ आने पर ऊ हो जाता है। री और दीर्घ री के पश्चात अगर लघु या दीर्घ कोई भी री आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। और री क्योंकि री का दीर्घ का अभाव माना गया है, री का दीर्घ होता नहीं है, तो री के पश्चात समान री आए तो दोनों के स्थान पर री ही हो जाता है, क्योंकि इसमें दीर्घ होता ही नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दैत्य प्लस आरिही, तो अ और अ दोनों मिलकर दीर्घ एक आदेश होकर पद बन जाएगा दैत्यारिही। इसी प्रकार मुर प्लस अरिही मुरारी, देव प्लस आलयः देवालयः, विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, श्री प्लस ईशः श्रीशः, कवि प्लस इंद्रः। यहाँ पर देखिए लघु और दीर्घ दोनों मिलकर दीर्घ एक आदेश हो जाता है और पद बन जाता है कवींद्रः। इसी प्रकार विष्णु प्लस उदयः विष्णुदयः, वधु प्लस उत्साह वधूत्साह, पितरी प्लस ऋणम, यहाँ पर री और री इन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है तो पद बनता है पितृणम। होत्री प्लस ऋकारः होत्रिकारः। इसी प्रकार री प्लस ऋकारः, तो यहाँ पर पद बन जाएगा ऋकारः। ये आपको ध्यान रखना है। अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र है आद गुणः। आद गुणः सूत्र क्या कहता है कि आत अवर्ण से परे ई उ री के रहने पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। अगर अवर्ण से परे, अवर्ण का तात्पर्य अ और आ इन दोनों से परे अगर इक रहें तो इन दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। अब गुण क्या होता है? तो गुण संज्ञा का विधान करने वाला भी एक सूत्र दिया गया है जो ये बताता है कि गुण क्या होता है। तो गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः। अत और एंग, अ की, ए की और ओ की, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है, इनको गुण कहते हैं। तो जब अ और ई मिलते हैं तो इनके स्थान पर कौन सा गुण होता है? इनके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। इसी प्रकार अ और उ जब मिलते हैं तो इनके स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। इसी प्रकार री और री जब है इनके स्थान पर जब आदेश होता है तो र पर परे होता है, तो अर और अल इनके स्थान पर आदेश हो जाते हैं। तो ऋकार और ऋकार से संबंधित गुण कार्य में क्रमशः र और र पर में जुड़ जाता है। तो री के स्थान पर अर आदेश और री के स्थान पर अल आदेश गुण संधि में हो जाता है। तो गुण संधि के संबंध में देखिए महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि गुण संधि का विधान करने वाला जो सूत्र है वो आद गुणः है, जबकि गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र अदेंग गुणः है। गुण संधि किससे होगी वो ये सूत्र बताता है कि आत गुणः, अवर्ण से परे इक आने पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाएगा और गुण क्या होगा ये बताता है अदेंग गुणः। तो आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है।
दोनों को याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा सूत्र संधि का विधान करता है और कौन सा सूत्र गुण संज्ञा का विधान करता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो ये तो आप समझ गए, अ या आ के पश्चात ई या ई आए तो ए एकादेश हो जाएगा, दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। अ या आ के पश्चात उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अ या आ के पश्चात री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। और इसी प्रकार अ या आ के बाद री आएगा तो दोनों के स्थान पर अल एकादेश हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नर प्लस ईशः, तो अ और ई इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तो नरीशः इस प्रकार का पद बनता है। तो जहां पर आपको, ये तो आपने शॉर्ट ट्रिक्स में भी पढ़ा होगा कि जहां पर एक मात्रा ऊपर दिखाई दे वहां पर अमूमन कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो महा प्लस ईशः, आ के पश्चात ई आने पर दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाएगा और पद बनेगा महेशः। इसी प्रकार न प्लस इति नेति, उप प्लस इंद्रः उपेन्द्रः, सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, हित प्लस उपदेशः, तो और उ के स्थान पर ओ हो जाएगा और बन जाएगा हितोपदेशः। इसी प्रकार ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ब्रह्म और ऋषि इनमें अ और री के स्थान पर अर होगा। अर जब होगा तो आपको पद में इस तरह से ऊपर ये जो मात्रा दिखाई देगी री की, ये होता है गुण संधि में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का पद जहां पर हो ऊपर री की मात्रा हो उससे पूर्व अ हो तो वहां पर गुण संधि होती है। ये आप शब्द देखकर पहचान सकते हैं। तो जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णर्धि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। यहाँ पर आ और री दोनों के स्थान पर अर आदेश हो गया, इसीलिए यहाँ पर वर्षा ऋतु इस प्रकार का पद बनता है। इसी प्रकार अधम प्लस ऋणः अधमर्णः, तव प्लस ऋकारः, यहाँ पर अ और री मिलकर क्या आदेश होगा, अल आदेश होगा, तो क्या पद बनेगा, तवलकारः। तो इस तरीके के पद आपको गुण संधि में दिखाई देंगे। अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण से परे, अ से परे, अ या आ से परे एच हो, एच में आते हैं ए ओ आई औ, अवर्ण से परे एच के रहने पर इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब इन दोनों, अगर अ के बाद ए होगा या आ के बाद ए होगा तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। लेकिन वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि संज्ञा का विधान करने वाला एक और सूत्र यहाँ पर आता है, वो कहता है वृद्धि रादैच। वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, आ और ऐच की। आ, आई और औ इन तीनों पदों की वृद्धि संज्ञा होती है। ये तीनों पद, ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। तो अ और ए के स्थान पर आई वृद्धि एकादेश हो जाएगा। इसी प्रकार अ या आ के बाद अगर ओ आएगा तो औ वृद्धि एकादेश हो जाएगा। और अ या आ के बाद अगर री आएगा तो रपर परे आर एकादेश हो जाएगा। और अ या आ के बाद री आएगा तो दोनों के स्थान पर आल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अ या आ के बाद ए या आई आने पर आई एकादेश हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ आने पर औ एकादेश हो जाता है। जैसे सभा प्लस एका, तो आ और ए इन दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा और पद बनेगा सभई का। इसी प्रकार सदा प्लस एव सदैव, कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम। तो जहां पर आपको किसी पद में ऊपर दो मात्राएं, चाहे वो आई की हो चाहे औ की हो, दो मात्राएं दिखाई दे वहां पर वृद्धि संधि होती है। जैसे सर्व प्लस ऐक्यम ऐक्यम, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वैक्यम। जल प्लस ओघः जलौघः, अ और ओ मिलकर हो जाएंगे औ, तो जलौघः पद यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार गंगा प्लस ओघः गंगौघः, तंडुल प्लस औदनम तंडुलौदनम, महा प्लस औषधम महौषधम, कृष्ण प्लस औतकंठ्यम कृष्णौतकंठ्यम। तो ये पद आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए वृद्धि के संबंध में कुछ अपवाद प्राप्त होते हैं। वृद्धि का जो अपवाद है वो
एक सप्त विषयक वृद्धि का प्रसंग आता है। वो सप्त विषयक वृद्धि का प्रसंग क्या है कि कुछ स्थानों पर अन्य संधियां प्राप्त होने के बावजूद भी अपवाद स्वरूप वहां पर वृद्धि कार्य हो जाता है। तो ऐसे 7 प्रसंग हैं जहां पर की वृद्धि हो जाती है। तो वो जो प्रसंग हैं वो सप्त विषयक वृद्धि कहलाते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने जब पूर्व में आपको पढ़ाया था तो केवल ये 2 उदाहरण बताए थे, उप प्लस एति। यहाँ पर देखिए अ के पश्चात अगर ए आएगा तो क्या होगा, तो अ के पश्चात ए आने पर एंगी पररूपम से पररूप होना चाहिए था, लेकिन अपवाद होकर यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार अक्ष प्लस उहुनी, उहिनी ये जो पद दिखाई दे रहा है यहाँ पर गुण होना चाहिए, अ के बाद उ आने पर गुण एकादेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपवाद होकर वृद्धि हो जाती है और अक्षोहिणी पद इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो सप्त विषयक वृद्धि है, एक बार बिल्कुल शॉर्ट में हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो सप्त विषयक वृद्धि का विधान करने वाला सूत्र है वो है एत्येदति ऊठसु। आप अच्छे से इन सप्त विषयक वृद्धि को यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से जो अच संधि का वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में इन 7 सूत्रों की बात की है। यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी से समझा देती हूँ। ये जो सूत्र है ये कहता है कि अ या आ के बाद अगर एति, एध धातु या उहु रहे तो उन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो वैसे तो अगर उपसर्ग का आकार हो और बाद में ए हो तो पररूप एकादेश होता है, लेकिन स्पेशली यहाँ विधान है कि अगर आकार के अ या आ के पश्चात एति, एध धातु और उह रहें तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। दूसरा जो वृद्धि का विधान करता है वो है अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम क्या कहता है कि अक्ष शब्द के आगे उहिनी रहने पर, ये स्पेशली इसी के लिए है कि अक्ष के आगे अगर उहिनी पद रहे तो इन दोनों के स्थान पर गुण का अपवाद हो जाता है और दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर औ हो जाता है। तो अक्ष प्लस उहिनी जब बनेगा तो अक्षोहिणी नहीं बनेगा, अक्षौहिणी बनेगा। यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि। तीसरा जो वृद्धि का विधान करने वाला सूत्र है वो है स्वादि रेरिणो। स्वादि रेरिणो सूत्र क्या कहता है कि स्वर आदि के पश्चात इर या इरिन रहें, स्वा के आगे, स्वपद के आगे इर या इरिन रहें तो इन दोनों के स्थान पर भी वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो इसके जो उदाहरण है वो है स्वैरः। यहाँ पर स्व प्लस इरः। अब वैसे तो यहाँ पर गुण होना चाहिए था किंतु वृद्धि होकर यहाँ पर स्वैरः इस प्रकार का पद बनता है। इसी प्रकार स्वैरिणी पद है, स्वैरी पद है। अगला है प्रादुहोडो ढेये शेष्येसु। ये एक सूत्र है, ये कहता है कि प्र के आगे, पूर्व में तो प्र हो, उसके आगे अगर उहु रहे, ऊढ़ रहे, ऊढ़ी रहे, एश रहे या एश्य रहे, ये 5 पद अगर उसके आगे हों तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। इसके जो उदाहरण है वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे प्रोह, प्रोडह, प्रोढ़ी, इस प्रकार के पद इसी सूत्र से बनते हैं। अगला वृद्धि का विधान करने वाला सूत्र है ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे सूत्र कहता है कि अवर्ण के बाद, अवर्ण का तात्पर्य यहाँ अ और आ दोनों हैं, तो अ या आ के बाद तृतीया तत्पुरुष समास के प्रसंग में ऋत के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। अगर तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग हो, पूर्व में अ हो और बाद में ऋत हो, जैसे कि सुखेन ऋतः, इस अर्थ में जब तृतीय तत्पुरुष होता है और सुख और ऋत इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये तृतीय तत्पुरुष का प्रसंग है। पूर्व में अ है, बाद में ऋत है, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है और सुखर्तः पद ना बनकर क्या बन जाता है, सुखार्तः। तो इस प्रकार का पद यहाँ पर बनता है, सुखार्तः दुखार्तः। छठा जो सूत्र है वृद्धि का विधान करने वाला वो है प्रवत्सतर कंबल वसन दशारणा ना ऋणे। प्रवत्सतर कंबल वसन दश और ऋण, इन शब्द के आगे अगर ऋण शब्द रहे, स्पेशली इनके लिए विधान किया गया है, तो क्या होगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो जैसे प्रारणम है,
कंबलार्णम पद है, वसनार्णम पद है, दशार्णः है, ऋणार्णम है। इन सारे पदों में वृद्धि एकादेश होती है, गुण का अपवाद यहाँ पर हो जाता है और वृद्धि हो जाती है। और सातवां जो सूत्र है वृद्धि का विधान करने वाला वो है उपसर्गात रीति धातु। अवर्णांत उपसर्ग के आगे अगर ह्रस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप हो, क्या हो, पूर्व में तो उपसर्ग वाला अ हो, अर्थात ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में अ या आ है, ऐसा उपसर्ग पूर्व में हो, और बाद में क्या हो, ऋकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप हो, तो वहां पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे कि उप प्लस रिच्छति, यहाँ पर ये उपसर्ग से संबंधित आकार है और यहाँ पर री से प्रारंभ होने वाला ये धातु रूप है, तो उप प्लस रिच्छति यहाँ पर वृद्धि हो जाती है और उपार्छति इस प्रकार का पद बनता है। इसी प्रकार प्रार्छति पद भी बनता है। तो ये जो वृद्धि के अपवाद हैं इनको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये वृद्धि विषयक अपवाद आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। आगे चलते हैं पररूप संधि के संबंध में। पररूप संधि का विधान करने वाला सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु रूप रहने पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। ये जो पररूप संधि है ये वस्तुतः वृद्धि संधि का अपवाद है। ये क्या कहता है कि पूर्व में अगर किसी उपसर्ग से संबंधित अ हो या आ हो, अर्थात पूर्व में कोई ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में या तो अ है या आ है, और उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप हो, तो उन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे प्र प्लस एजते, अब यहाँ पर ए से प्रारंभ होने वाला धातु रूप है, पूर्व में ये प्र उपसर्ग का अ है अंत में, तो इन दोनों के स्थान पर होना तो क्या चाहिए था, वृद्धि होनी चाहिए थी, प्रैजते पद बनना चाहिए था, किंतु अपवाद होकर पर रूप, पर के जैसा रूप हो जाता है। दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है और पद बनता है प्रेजते। इसी प्रकार उप प्लस औषधि, तो इसमें और ओ के स्थान पर ओ ही रहता है पर रूप होकर, और पद बनता है उपोष्टि। परा प्लस एलयति, यहाँ पर आ और ए के स्थान पर एकादेश होकर पद बन जाता है परेलयति। इस तरीके से अब देखिए ये जो पर रूप है इसमें एक और सूत्र आता है शकंद्वादिषु पररूप वाच्यम। शकंद्वादिषु पररूप वाच्यम जो सूत्र है वो क्या कहता है, ये कहता है कि शकंद्वादी गण में पठित जो शब्द हैं उनकी टी को पररूप कार्य हो जाता है। टी क्या होती है, टी का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है अचो अंत्यादि टी, कि अचो में जो अंतिम अच है वो जिसके आदि में हो ऐसे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। अर्थात आपके पास जो भी शब्द है उसमें जो अंतिम अच है, अंतिम स्वर है, वो जिसके आदि में है, जैसे मनस है इसमें अंतिम अच क्या है, अंतिम स्वर क्या है, न में स्थित अ, तो इस अ जिसके आदि में है उस पूरे वर्ण समुदाय की, मान लीजिए और भी यहाँ पर वर्ण होते लेकिन अभी तो स है सिर्फ इसके बाद में, तो यहाँ पर ये जो अस है इस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। और ये जो शकंदवादिषु पर रूप वाच्यम है वार्तिक, ये टी के स्थान पर रूप एकादेश करता है। ये कहता है कि शकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी को पर रूप कार्य होता है। तो यहाँ पर ये जो अस है इसको पर रूप कार्य हो जाएगा और अस, पूरे अस के स्थान पर ई पर रूप हो जाएगा। तो मन, क्योंकि अस तो यहाँ से निकल गया, मन आधा बचा और इसके स्थान पर ई हो गया, तो मनीषा इस प्रकार का पद बनता है। इसी तरीके से दूसरा पद है शक प्लस अंधु। ये जो मनीषा है ये भी शकंदवादी गण में पठित है, तो यहाँ ये इससे निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार शकंदु पद है शक प्लस अंधु, यहाँ पर टी कहाँ है, टी में केवल अ आता है, तो अ के स्थान पर ये अ पर रूप हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ ना होकर पर रूप होगा और शकंदु पद बनेगा। अगली संधि है पूर्वरूप एकादेश संधि। पूर्वरूप का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है एंगह पदांतात अति। एंगह पदांतात अति सूत्र कहता है कि पदांत एंग से परे अत रहने पर पूर्वरूप एकादेश हो जाता है। अर्थात
पद से संबंधित एंग हो, पद के अंत में एंग हो, एंग में क्या होता है ए और ओ, और उससे परे अत हो, अत का तात्पर्य केवल ह्रस्व आकार से है, यहाँ पर आ नहीं हो, केवल ह्रस्व आकार हो, तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह भी हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि पूर्व में स्थित जो ए है वो पदांत ए या ओ होने चाहिए। जैसे हरे प्लस अव, तो हरे जो है यहाँ पर ये हरे पद है, इसके बाद आ गया है तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा, हरे ही हो जाएगा, और इस अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह होगा हरेव, इस तरीके का पद बन जाएगा। ये जो अवग्रह है इसको वस्तुतः पढ़ा नहीं जाता, केवल लिखा जाता है, तो इसका जो सही उच्चारण होगा इस पद का वो होगा हरेव, लेकिन जब हम लिखेंगे तो अवग्रह भी बीच में लिख देंगे। इसी प्रकार विष्णु प्लस अव, इसमें पदांत ओ है और इसके पश्चात अत है, तो ओ और अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होगा, तो विष्णु इस प्रकार का पद बन जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार को प्लस अस्ति, तो को ओ के स्थान पर और अ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होगा, तो को और अवग्रह होकर को अस्ति। इसी प्रकार को अपि कोपी, मुरारे अव मुरारेव, इस तरीके के पद बन जाएंगे। और आठवीं संधि जो स्वर संधि के अंतर्गत है वो है प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव संधि जो है उसमें पहले प्रग्रही संज्ञा हम देखेंगे, क्योंकि प्रकृति भाव प्रग्रही संज्ञक में भी होता है, तो उसके लिए प्रग्रही संज्ञक का विधान करने वाला सूत्र हम पढ़ेंगे। जो सूत्र प्रग्रही संज्ञा करता है वो है इदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम। इकारांत, उकारांत और एकारांत अगर ये द्विवचन से संबंधित हो, द्विवचन से संबंधित दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ए, ये अगर अंत में हो तो उस पद की प्रग्रहीय संज्ञा हो जाती है। और प्रकृति भाव संधि का विधान करने वाला सूत्र जो है वो है प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम कहता है कि प्लुत प्रग्रह्य से परे अगर अच रहे तो नित्य ही प्रकृति भाव हो जाता है। तो आप समझ गए, द्विवचन संबंधी इकारांत, उकारांत और एकारांत पदों की प्रग्रह्य संज्ञा होती है एवं प्लुत प्रग्रह्य सूत्र से परे अच रहने पर प्रकृति भाव ही हो जाता है। जैसे देखिए ये हरि है, हरि द्विवचन का पद है, दीर्घ इकारांत है, तो इसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाएगी इस पद की, और इससे परे जब ये अच रहेगा, इन दोनों में जब संधि होगी हरि प्लस एतौ में, तो प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम से यहाँ पर प्रकृति भाव ही हो जाएगा और ये सेम ही रहेंगे, किसी प्रकार का परिवर्तन इनमें नहीं होगा। प्रकृति भाव का तात्पर्य जैसी प्रकृति है वैसा ही रह जाना, वर्णों में कोई परिवर्तन ना होना, ये प्रकृति भाव कहलाता है। तो हरि प्लस एतौ, इनमें जब संधि होगी तो हरि एतौ, इस प्रकार का ही पद बनेगा। इसी प्रकार विष्णु प्लस इमौ, यहाँ पर ये जो विष्णु पद है द्विवचन का है, दीर्घ उकारांत है, दीर्घ उ अंत में है, इसका जब इमौ के साथ संधि होती है तो इसकी पहले इसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है और प्रग्रह्य संज्ञक के पश्चात अच रहने पर इन दोनों में प्रकृति भाव हो जाता है। इसी प्रकार गंगे प्लस अमु, इस गंगे प्लस अमु में एकारांत है तो ये प्रग्रह्य संज्ञक हो जाएगा द्विवचन होने के कारण, और जब इनमें संधि होगी तो प्रकृति भाव होकर गंगे अमु, इसी प्रकार का पद बनेगा। इसी प्रकार पचेते इमौ, इसमें भी एकारांत है, द्विवचन है, तो प्रग्रह्य संज्ञक ये हो जाएगा और जब संधि होगी तो प्रकृति भाव होकर पचेते इमौ, इस प्रकार का ही पद बन जाएगा। तो ये हो गई स्वर संधि। तो स्वर संधि के 8 संधियों के विषय में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं हल संधि के विषय में। हल संधि का क्या तात्पर्य है? जहां पर हल का हल से या स्वर से मेल हो और हल में परिवर्तन हो जाए, व्यंजन में कोई परिवर्तन हो जाए, वहां पर हल संधि होती है। हल संधि के मुख्यतः 14 भेद माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उनको पढ़ेंगे। तो हल संधि में पहली जो महत्वपूर्ण संधि आती है वो है श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र कहता है कि सकार और तवर्ग के साथ शकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और तवर्ग को क्रमशः शकार और चवर्ग हो जाता है। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर सकार और तवर्ग का
शकार और चवर्ग के साथ योग हो। योग होने का मतलब अब ये है कि चाहे ये आगे से मिले या पीछे से मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि सकार और तवर्ग पूर्व में ही हो, शकार और चवर्ग बाद में ही हो, या फिर सकार के साथ शकार का ही मेल हो। सकार के साथ चवर्ग भी आ सकता है, शकार भी आ सकता है, ये पहले भी रह सकता है, बाद में भी रह सकता है। तो योग किसी भी प्रकार से हो सकता है। लेकिन अगर सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के साथ योग हो जाए तो स के स्थान पर श हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। ये क्रम से होंगे, जैसे प्रथम वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण होगा, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय होगा, तृतीय के स्थान पर तृतीय, चतुर्थ, पंचम। मेल लेकिन किसी भी वर्ण के साथ हो सकता है। तो स के स्थान पर श हो जाएगा, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर इय हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हरिस प्लस शेते। यहाँ पर स का श से मेल हुआ है तो स के स्थान पर श हो जाएगा और पद बनेगा हरिश शेते। इसी प्रकार सत प्लस चित, तो त के साथ च का मेल होने पर सचित, इस प्रकार का पद बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सकार के साथ चवर्ग का मेल हो गया है तो भी इसमें परिवर्तन होगा और स के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा और पद बनेगा रामश्चिनोति। इसी प्रकार उद प्लस ज्वाला, तो तवर्ग का तृतीय वर्ण है, इसके साथ जब चवर्ग का वर्ण का मेल होगा तो इसके स्थान पर तृतीय वर्ण ज हो जाएगा और पद बनेगा उज्ज्वला। इसी प्रकार याच प्लस ना, अब देखिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर पूर्व में चवर्ग का वर्ण है, बाद में तवर्ग का वर्ण है। तवर्ग का पंचम है, ये चवर्ग का प्रथम है, तो इसके साथ मेल हुआ है चवर्ग का, तो इसके स्थान पर चवर्ग का ही पांचवा वर्ण होगा। तो चवर्ग का पांचवा वर्ण होता है इया, तो यहाँ पर पद बनेगा याच्या, इस तरीके से। इसी प्रकार शारंगिन प्लस जय, शारंगिन जय। राज प्लस नह, यहाँ पर न के स्थान पर इया होगा और पद बनेगा राज्ञः। ज और इया ये दोनों मिलकर ज्ञ बनेंगे और राज्ञः पद बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक विशेष बात है, स्त्रुत्व संधि के संबंध में एक विशेष सूत्र है शात, जो ये कहता है कि अगर श्रवण के बाद स्थित तवर्ग को स्त्रुत्व कार्य नहीं होता, योग होने पर हो जाता है परिवर्तन, लेकिन एक विशेष कंडीशन है कि अगर श वर्ण के बाद तवर्ग हो तो उस तवर्ग में स्त्रुत्व नहीं होता, वो ज्यों का त्यों ही रह जाता है। जैसे कि प्रश्न, तो प्रश्न में श के बाद तवर्ग का न है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न को य नहीं होगा, न ही रहेगा और पद बनेगा प्रश्न। इसी प्रकार विष प्लस नः, विष्णः। जश प्लस त्वम, जशत्वम। इस प्रकार से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी संधि है स्त्रुत्व संधि। स्त्रुत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है स्टुनास्तु। स्टुनास्तु सूत्र कहता है कि सकार और तवर्ग का अगर शकार और टवर्ग के साथ योग हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। तो योग कहीं से भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन स के स्थान पर श हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः टवर्ग के वर्ण हो जाएंगे। जैसे त के स्थान पर ट हो जाएगा, थ के स्थान पर ठ हो जाएगा, द के स्थान पर ड हो जाएगा, ध के स्थान पर ढ हो जाएगा और न के स्थान पर न हो जाएगा। इसके उदाहरण अब देखते हैं, जैसे रामस प्लस टीकते। यहाँ पर जो स है, इस स के स्थान पर श होगा और रामश टीकते, इस प्रकार का वर्ण पद बन जाएगा। तद प्लस टीका, तो यहाँ पर द के स्थान पर टा हो जाएगा और पद बनेगा तट्टिका। रामस प्लस षष्ठः, रामस षष्ठः। पेस प्लस ता, तो यहाँ पर ता परिवर्तित होकर टा हो जाएगा और पद बनेगा पेष्टा। इसी प्रकार चक्रिन प्लस ढोकसे, ढोकसे, तो यहाँ पर न के स्थान पर न होगा और चक्रण ढोकसे, इस प्रकार का पद बनेगा। कृष प्लस नह, तो न के स्थान पर नह हो जाएगा तो कृष्णः, इस तरीके का पद बन जाएगा। इसी प्रकार उद प्लस डीनः, तो द के स्थान पर ड हो जाएगा तृतीय वर्ण और बनेगा उड्डीनः। तीसरा है जशत्व संधि। जशत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते सूत्र क्या कहता है कि पदांत झल, झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण,
और श श स ह, इन वर्णों को जश आदेश हो जाता है। जश में आते हैं ज ब ग ड द श, अर्थात वर्गों के तृतीय वर्ण। तो अगर पूर्व में वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे या श श श ह हो, उनके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा। अगर परे स्वर रहे या फिर वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण रहे या फिर ह या व र ल रहे तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे। पूर्व में वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण हो या फिर श श श ह हो, और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ह या व र ल हो, तो ये जो पूर्व का वर्ण है ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है उसी वर्ग के, जिस वर्ग के ये है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जगत प्लस ईशः। अच्छा, यहाँ पे स्वर भी है, ये मैं स्वर लिखना भूल गई, बाद में अगर स्वर भी होंगे तो भी ये परिवर्तन हो जाएगा। जगत प्लस ईशः जगदीशः, यहाँ पर प्रथम वर्ण है, बाद में स्वर है, तो ये जो प्रथम वर्ण है ये तवर के ही तृतीय वर्ण द में परिवर्तित हो जाएगा और जगदीशः इस प्रकार का पद बनेगा। इसी प्रकार वाक प्लस ईश्वरी, तो क के स्थान पर तृतीय वर्ण ग हो जाएगा और पद बनेगा वागीश्वरी। इसी प्रकार दिक प्लस अंबरः, तृतीय वर्ण ग हो जाएगा दिगंबरः। अच प्लस आदि, च के स्थान पर तृतीय वर्ण ज होगा, पद बनेगा अजादिः। सुप प्लस अंतः, तो पवर का तृतीय वर्ण ब हो जाएगा और पद बनेगा सुबंतः। वाक प्लस दानम, अब देखिए द जो है ये तवर का कौन सा वर्ण है, त थ द तृतीय वर्ण है, तो बाद में तृतीय वर्ण रहने पर पूर्व में अगर प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का तो उसी वर्ग का तृतीय हो जाएगा, तो क का तृतीय हो जाएगा ग, तो वागदानम इस प्रकार का पद बनेगा। इसी प्रकार सत प्लस आनंदः सदानंदः। ककुभ प्लस गामी, तो भ है, ब फ ब भ चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ के स्थान पर तृतीय करना है तो तृतीय वर्ण पवर्ग का ब होगा और पद बनेगा ककुबगामी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये होती है जशत्व संधि, जहां पर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अगली संधि है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का विधान करने वाला सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र कहता है कि पदांत यर अर्थात पद से संबंधित यर में क्या क्या आता है, वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो यर वर्णों के रहने पर, यर प्रत्याहार से संबंधित वर्णों के रहने पर उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है यदि अनुनासिक वर्ण परे रहे तो। अर्थात पूर्व में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो जो पहले दूसरे तीसरे चौथे हैं उनके स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का जो कि पहले है उसका। ये जो कार्य है अनुनासिक संधि का ये विकल्प से होता है, मतलब चाहे तो आप कर सकते हैं चाहे तो नहीं। अगर आप विकल्प से अनुनासिक करेंगे तो अनुनासिक हो जाएगा और अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पर जशत्व कार्य हो जाएगा, क्योंकि जशत्व में भी ये विधान है कि अगर बाद में पांचवा वर्ण हो तो पूर्व में जो वर्ण है उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो अगर आप पांचवा नहीं करेंगे इसके स्थान पर तो आपको तृतीय करना होगा, क्योंकि जो जशत्व संधि है वो विकल्प में नहीं है, जबकि अनुनासिक संधि विकल्प से होती है। तो पूर्व में वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो या फिर य व र ल श श श हो तो उनके स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा अगर बाद में अनुनासिक हो तो। जैसे उदाहरण है वाक प्लस महिमा। अब यहाँ पर ये पंचम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण है, इस प्रथम वर्ण के स्थान पर कवर का ही पंचम वर्ण ग हो जाएगा और पद बनेगा वांग महिमा। ये तो होगा अनुनासिक में। अगर आप अनुनासिक नहीं करेंगे और जशत्व करेंगे तो क के स्थान पर तृतीय वर्ण ग हो जाएगा और जशत्व होकर पद बनेगा वाग महिमा। तो दोनों ही पद सही हैं, यहाँ पर जशत्व हुआ है, यहाँ पर अनुनासिक हुआ है। इसी प्रकार एतद प्लस मुरारी, तो एतद प्लस मुरारी में ये तृतीय वर्ण है, अगर हम यहाँ पर अनुनासिक करेंगे तो तवर का पंचम वर्ण ना होगा और पद बनेगा एतन मुरारी, और अगर अनुनासिक नहीं करेंगे जशत्व करेंगे तो एतद मुरारी इस प्रकार का ही पद बनेगा। ऐसे ही दिग प्लस नागः,
तो अनुनासिक होकर तो दिङ्नागः, और अगर अनुनासिक नहीं होगा, जशत्व होगा तो दिग्नागः, इस प्रकार का पद बनेगा। ऐसे ही सत् प्लस मार्गः, तो तवर्ग का पंचम वर्ण न हो जाएगा सन्मार्गः, अनुनासिक में सन्मार्गः बनेगा, और अगर अनुनासिक नहीं करते, जशत्व करते हैं, तो पद बनेगा सद्मार्गः। तो दोनों ही पद सही हो सकते हैं, सन्मार्गः और सद्मार्गः। अब यहाँ पर एक विशेष बात है, वो क्या है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात यदि प्रत्यय परे रहे तो ये जो अनुनासिक संधि का कार्य है ये नित्य ही होता है। अगर मेल होने में बाद वाला जो पद है वो प्रत्यय हो तो जो अनुनासिक संधि है वो विकल्प से नहीं होगी, वो नित्य ही होगी। जैसे तद प्लस मात्रम, तो अब ये प्रत्यय से संबंधित मात्रम परे है, इसलिए तद के साथ जब मात्रम का संधि करेंगे तो यहाँ पर नित्य ही अनुनासिक संधि होगी और तन मात्रम ही पद बनेगा। इसी प्रकार वाक प्लस मयम, यहाँ पर मयट का मयम है शेष, तो यहाँ पर नित्य अनुनासिक संधि होगी और वांगमयम पद बनेगा। यहाँ पर वागमयम पद आप नहीं बना सकते। इसी प्रकार चित प्लस मयम चिन्मयम, तो प्रत्यय अगर परे हो तो अनुनासिक संधि का कार्य नित्य होता है। अगली संधि है पूर्व सवर्ण संधि, या जिसको हत्व संधि भी कहते हैं। ये संधि का जो विधान करने वाला सूत्र है वो है झयो हो अन्य तरश्याम। ये सूत्र क्या कहता है, ये भी विकल्प से विधान करता है। ये कहता है कि झय के परे ह रहने पर उस ह को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। अब झय में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झय में आते हैं वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण। अगर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण पूर्व में हो, उसके बाद ह हो, तो उस ह को पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व में जिस भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है उसी वर्ग का चौथा वर्ण ह को बन जाता है। यह होती है पूर्व सवर्ण या हत्व संधि। जैसे अगर क ख ग घ घ है पूर्व में और बाद में ह है तो ह के स्थान पर घ हो जाएगा। चवर्ग से संबंधित वर्ण है तो ह के स्थान पर चतुर्थ वर्ण झ हो जाएगा। ट है तो ह के स्थान पर ढ हो जाएगा। त है तो ह के स्थान पर ध हो जाएगा, और अगर प है तो ह के स्थान पर भ हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं, लेकिन ये जो कार्य है ये विकल्प से होता है। तो जैसे तद प्लस हितम, अब यहाँ तृतीय वर्ण पूर्व में है, बाद में ह है, तो ये है तवर्ग का, तो यहाँ पर भी ह के स्थान पर भी तवर्ग का चतुर्थ वर्ण ध हो जाएगा और तद्धितम इस तरीके से पद बनेगा। अब इसमें जशत्व जब होगा तो तद्धितम इस प्रकार का पद बनेगा। लेकिन अगर हम पूर्व सवर्ण नहीं करते, पूर्व सवर्ण का अभाव होता है, तो ह को ध नहीं होता और तद्हितम इस प्रकार का ही पद केवल जशत्व होता है और तद्हितम पद बन जाता है। इसी प्रकार वाग प्लस हरि, यहाँ पर ये जो ह है इसके स्थान पर घ हो जाएगा और इसमें जशत्व भी हो जाएगा, तो वाग घरी इस प्रकार का पद भी बनेगा। और जब पूर्व सवर्ण का अभाव होगा तो केवल जशत्व होकर वाग हरि इस प्रकार का पद भी बन जाएगा। भूभृत प्लस हसती, यहाँ पर भूभृत धसती इस तरीके से ह ध में परिवर्तित हो जाएगा और पूर्व सवर्ण होकर जशत्व होकर भूभृत धसती ये पद बनेगा। और जहाँ पर पूर्व सवर्ण नहीं होगा, केवल जशत्व होगा, वहाँ पर भूभृत हसती ये पद बनेगा। तो दोनों ही प्रकार के पद यहाँ पर बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अभी हमने हल संधि में बहुत सारी संधियां पढ़ ली हैं, कुछ संधियां बच गई हैं, स्वर संधियां हमने पढ़ ली है। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो जब हो जाता है तो आपको भी उबाऊपन लगता है और मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल होती है पढ़ाने में। अपलोड ये सारी जो प्रोसेस है इनमें भी दिक्कत आती है, तो इसलिए इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। बची हुई जो हल संधियां हैं उनको और विसर्ग संधियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए। पूर्व में अगर अपलोडेड वीडियो आपने नहीं देखे हैं आप उनको देखिए। अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्रश्नोत्तरी नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें बहुत सारे साहित्य से संबंधित क्वेश्चन, बहुत सारे व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी के अतिरिक्त और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उनसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन आप जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबाएं, ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल सके। वैसे जो नॉर्मली वीडियो है वो मैं सुबह 7 बजे अपलोड करूँगी, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।